हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। लेक्चर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेट्रोलॉजी का। इसके पहले मैंने सारे लेक्चर 7 जो डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेट्रोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे मेरे भाई, अगर आप रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हो ओपन वैकेंसी चाहे GDC की वैकेंसीज़ के लिए, तो ये जो आपका मेट्रोलॉजी का लेक्चर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और लेक्चर 8 की थोड़ा लेट से आया, उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा टाइम मेरा मिल नहीं पाया था। मुझे पता है बहुत सारे लोग अब लेक्चर के लिए वेट भी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो लेक्चर के आपके PDF के जो नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं क्यूज़ भी पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक चीज़ है कि मेट्रोलॉजी जो लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस की बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग और एक लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग मिसलेनियस कुछ ऐसे मेजरिंग डिवाइस है, वो लेक्चर जैसे डिस्कस करेंगे। मेट्रोलॉजी की पूरी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी होगी हमारी एज पर RRB जेई। और 100 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन मेट्रोलॉजी के। अगर इतना भाई मेरे कर लिया सारा लेक्चर को, अगर आपने लेक्चर का रिवीजन और नोट्स बना लिया, इस बात की गारंटी देता हूँ मेट्रोलॉजी से तो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ये लिख के ले लो, ठीक है? इतना भरोसा रखो मेरे पे आप। तो चलो हम लोग पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हो। समझते हैं कि भाई मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। तो आपने अगर लेक्चर नंबर 7 देखा होगा तो ऑप्टिकल मेजरमेंट्स एंड इंटरफेरोमेट्री वहाँ पे पढ़ा था। वहाँ पर भी अपने सरफेस का फ्लैटनेस, रफनेस, ये एक तरह से बोल सकते हो आप मेजर कर रहे थे। बट वाई वी नीड, फिर ये अलग से भाई ये सरफेस रफनेस वाला क्यों कंसेप्ट आ गया? देखो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते वो इंटरफेरोमीटर, मतलब वहाँ पे ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर के हेल्प से हम लोग कर रहे थे, मतलब लाइट वगैरह का यूज़ कर रहे थे। बट अब कुछ अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस देखेंगे जिससे हम लोग सरफेस रफनेस की जो मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। और ये प्योर आपका थियोरेटिकल पोर्शन है और इससे कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं वो जब लेक्चर 8 भी कंप्लीट हो जाएगी और 9 जब हमारे एक मिसलेनियस जो टॉपिक्स बचेंगे वो सारे एक साथ कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है? तो चलो पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सरफेसेस क्या होता है? देखो यार, कोई भी अगर आप सरफेस देखोगे तो अगर आप कहीं मान लो अगर किसी सरफेस को हाथ से टच करते हो ना, कोई आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा चिकना है, कोई आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा खरकस है, मतलब रफनेस उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस टेक्निकल टर्म में। तो इसका क्या मतलब होता है? जब भी यहाँ पे कोई भी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप बोल सकते हो बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं, जब उस पर मशीनिंग ऑपरेशन की जाती है ना, उस टाइम उसमें बहुत सारे मतलब टूल्स वगैरह उस सरफेस पे यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा सरफेस स्मूथनेस चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जर्नल जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग बियरिंग को चढ़ाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मूथनेस चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। एक कुछ यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे और भी तरीके हो सकते हैं। और सरफेस जो रफनेस होती है उसके टेक्निकल कुछ टर्म के नाम दिए जाएंगे, ठीक है? अगर सरफेस रफनेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो रफनेस किसको बोलेंगे, रफनेस हाइट किसको बोलेंगे, ठीक है? तो ये सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि कोई भी एक ऐसा सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ होता है, बट द बेटर द सरफेस क्वालिटी, अगर सरफेस क्वालिटी बेटर होती है तो कोई भी प्रोडक्ट जो होती है वो लॉन्गर तक, वो लंबे टाइम तक वो जनरली चलती है। और उसकी जो परफॉर्मेंस भी होती है बहुत अच्छी होती है अगर वो सरफेस अगर स्मूथनेस रहा तो, ठीक है? सरफेस टेक्सचर हम लोग समझेंगे। सरफेस टेक्सचर क्या होता है? जो सरफेस का जो फिनोमिनन होता है उसमें बहुत सारे टर्म हम लोग अभी वेब हो गया, रफनेस वाला टर्म हो गया, वो सब सारे चीज़ नाम लेंगे तो उसी को सरफेस टेक्सचर एक वर्ड बोला जाता है। कैन बी डिफिकल्ट टू एनालाइज क्वांटिटेटिवली, मतलब इसको क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी के टर्म में आप इसको तो डिफाइन कर ही नहीं सकते। सरफेस टेक्सचर यार की क्वांटिटी इसकी 10 है या 12 है, इसका मतलब रफनेस ऐसे नहीं हम लोग उसको ये क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी आगे देखेंगे कि क्या क्या और भी चीज़ें हो सकती है सरफेस रफनेस के बारे में। एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ तरीके से अभी हम लोग बात करेंगे। इन सारे जो आपके कुछ अलग अलग सरफेस के दिखाए गए हैं, ये क्या है नहीं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो टू सरफेस होते हैं ना वो इंटायरली डिफरेंट हो सकते हैं, स्टिल प्रोवाइड द सेम CLA, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन एवरेज, ठीक है? वो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। मतलब बोल रहा है कि दो भले ही सरफेस जो है इंटायरली डिफरेंट रहेगा, लेकिन हम लोग अभी आगे कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे जिससे सेंटर लाइन जो एवरेज इसका निकल के आएगा, एक तरह से एवरेज रफनेस की बात कर रहे हो तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हो। वो कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। सरफेस जियोमेट्री कैन बी क्वांटिफाइड अ फ्यू डिफरेंट वेज। अब सरफेस जियोमेट्री को कुछ हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं, कैसे कैसे? देखो अगर आपको ये दिख रहा होगा भाई ये सरफेस है, ठीक है? तो ये आपको 3 डायमेंशन में तो दिखेगा नहीं, अंदर में भी इस तरह से होगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है भाई? अपने हाथ इस पर फेरा लगा भाई, बड़ा ही स्मूथ है, बड़ा ही चिकना है, तो क्या हो गया? फ्लैट सरफेस एंड स्मूथ सरफेस हो गया। अब इस वाले को देखो, ये तो फ्लैट नहीं है, नॉन फ्लैट है। और इसमें क्या हो गया? ये भी आपका स्मूथ लगा छूने में, बट जो आपका स्मूथ सरफेस रहता है और बट फ्लैट नहीं रहा तो उसको क्या बोल देंगे? वेवीनेस बोल देंगे, मतलब वेव की फॉर्म में इस तरीके से ये हो गया।
और भाई कुछ सरफेस होते हैं ना, आपको हाथ से छुओगे तो लगेगा यार कहीं कट ना जाए, तो ये आपको देखो इस तरीके से ये सरफेस कुछ दिख रहा होगा। तो ये रफ तो है, देखो ये रफ तो है, लेकिन इसको देखा जब सारे पॉइंट ऊपर को इस तरीके से मैंने मिला के देखा और नीचे भी मिला के देखा, तो भाई जो पूरी जो इसमें रफनेस जो आ रही है ना, इसमें जो पूरी आपकी रफनेस इस तरीके से आई हुई है, तो ये दोनों लाइन के बीच में ही है, मतलब ये रफ सरफेस है लेकिन कैसा, फ्लैट वाला है। समझ में आ रहा है आपको, फ्लैट वाला है। और अगर ये इस तरीके से मान लो मुड़ जाता नीचे में इस तरीके से आ जाता, तो ये तो क्या हो जाता, रफनेस भी हो जाता और नॉन फ्लैट हो जाता। ये समझ में आ रहा है आपको। चलो, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि रियल में अगर कोई भी सरफेस होता है, आर रेयरली सो फ्लैट और स्मूथ बट मोस्ट कॉमनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मतलब कोई भी सरफेस जो होता है अगर आप देखोगे तो मतलब रेयरली आपको फ्लैट मिलेगा और स्मूथ मिलेगा, लेकिन आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, फ्लैट और फ्लैट हो गया चाहे स्मूथ है कि नहीं, उनका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक देखो रफनेस भी दिखाया गया है, फ्लैटनेस नहीं है, नॉन फ्लैट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। समझ रहे हो। चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स देखते हैं कि रफनेस हाइट क्या होता है, रफनेस विड्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो कि ये बड़ा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो ये कोई एक ऐसा सरफेस रहा होगा जिसमें मशीनिंग ऑपरेशन किए होंगे और इस तरीके से ये जूम करके एक हम लोगों ने उसका कुछ पार्ट यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, जब इस पार्ट को आप लोग देखते हो ना, देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये सरफेस है, तो इस तरीके से कुछ पैरेलल लाइन आपको दिख रहे होंगे। क्लियर है। और ये वाला पार्ट आपका ये रफनेस वाला पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका टेक्निकल कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से जो ये वाला पूरा पार्ट रहता है तो ये एक तरह से क्या बोलेंगे, इसको प्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ से और एक चीज़ याद रखना, मान लो कोई अगर सरफेस इस तरीके से मान लो हो रहा है, ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट रहता है ना उसको बोलते हैं क्या, वैली। वैली मतलब क्या होता है, घाटी। और ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होती है उसको बोलते हैं क्या, पीक पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीक। तो अगर हम कहीं भी वैली और पीक का अगर वर्ड का यूज़ करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पीक मतलब भैया किसी टॉप उस वेव की जो है टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे। वैली जैसे ही बोलेंगे तो वो तो उस जो वेव जो फॉर्मेशन हो रहा है रफनेस सरफेस का उसकी नीचे वाली पॉइंट की हम बात कर रहे होंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो अगर कुछ इस तरीके से सरफेस रहा था इसको बोलते हैं पूरा क्या, वेविनेस। इसमें देखो रफनेस वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग हटा दिए इस तरीके से, और ये हो गया वेविनेस स्पेस, और ये हो गया आपका वेविनेस हाइट। और ये वाला देखो रफनेस वाला सिर्फ ये ऊपर वाला जो रफ जहाँ पर है ना जितना तक सरफेस वो वाला सिर्फ यहाँ पे उठा कर रखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ क्या बताएगा आपको, रफनेस बताएगा। ये आपका रफनेस हाइट हो जाएगा, और ये आपका एक तरीके से रफनेस स्पेसिंग हो जाएगा। तो यहीं पे एक सारा डिफिनेशन दिखाया गया कि रफनेस हाइट क्या होता है भैया। आपने अभी यहाँ पे देखा होगा रफनेस हाइट क्या था, इस तरीके से कि एक ऐसा पैरामीटर होता है विथ जनरली द सरफेस फिनिश इज इंडिकेटेड। ये आपको बताता है अगर अपने साइड मान लो जितना ज़्यादा रहेगा मतलब आपकी जो सरफेस की जो फिनिशिंग है उतना ही कम रहेगी। तो हम तो कोई भी सरफेस फ्लैट तभी होगा ना जब उसकी सरफेस की रफनेस जो है हाइट जो है वो कम से कम रहे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला है। और ये जो स्पेसिफाई करता है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अभी अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू के द्वारा से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के द्वारा से जो रफनेस हाइट है हम लोग मेजर करने वाले हैं आगे। रफनेस विड्थ भी आपको पता था कि इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉमिनल पार्ट सरफेस विद इन विच द पीक्स एंड वैली। पीक्स एंड वैली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो इस तरीके से ये जो आपको है पीक्स एंड वैली के बीच में जो ये आपको डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप, ये हो गया आपका क्या, आपका रफनेस विड्थ हो गया। क्लियर है। विच कंस्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट पैटर्न ऑफ द रफनेस। क्लियर है। और रफनेस विड्थ कट ऑफ क्या होता है, इज़ द मैक्सिमम विड्थ। मतलब मान लो कि दो इस तरीके से आपको दिख रहा है, एक आपका यहाँ हो गया वैली, ये हो गया पीक। तो आपने बोला ये क्या हो गया, रफनेस विड्थ हो गया। लेकिन कहीं आपको कुछ इस तरीके से दिख गया, और लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा, मैक्सिमम वाला दिख रहा। तो रफनेस विड्थ कट ऑफ की बात करोगे तो ये जो बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके से रफनेस बने रहते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम आपका पीक और वैली के बीच में जो रफनेस विड्थ निकल के आता है उसी को हम लोग बोलेंगे रफनेस विड्थ कट ऑफ बोल देंगे। क्लियर है। चलो आगे ये सब सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो मान लो अगर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सरफेस रफनेस सरफेस है और इसको हम लोग क्या किया भाई 2D में देखना चाहते हैं और 3D में देखना चाहते हैं। तो 2D में देखोगे तो कैसे दिखेगा यार, ये वाला देखो ये बीच में कोई एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन को यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो ये दिखेगा भाई इस तरीके से सरफेस का जो है ये वाला आपको इस तरह से दिख रहा होगा। और आर का मतलब ये होगी ये आपका एवरेज सरफेस रफनेस दिखा रहा है। ठीक है, ये मीन लाइन उसका दिखा रहा है। और इस तरीके से अगर 3D में देखोगे तो भाई 3D में कुछ आपको इस तरीके से दिखने वाला है। क्लियर हो गया। चलो, और ये सब सारा चीज़ माइक्रोस्कोप लेवल पे जाके दिखने वाला है। वेविनेस आपको अभी समझ में आ गया भैया, ये आपका वेविनेस था, वेव था। क्या बोलता है ये जो है रिफर करता है दो सरफेस इरेगुलरिटीज दैट हैव अ ग्रेटर स्पेसिंग देन दैट ऑफ रफनेस विड्थ। मतलब रफनेस विड्थ क्या था यार कि किसी एक आपका वैली और पीक के बीच का ये डिस्टेंस लेते थे। लेकिन ये क्या बोलता है, जो आपका इस ग्रेटर मतलब जो रफनेस विड्थ थे अगर उससे भी अगर आप ज़्यादा वाला टर्म लेते हो ना, देखो इसमें क्या रफनेस विड्थ इस तरीके से मान लो आ रहा है, तो ये वाला पूरा वाला जो टर्म आपका जो यहाँ पे लेके चलते हो तो उसको हम लोग सीधा बोलते थे वेविनेस। यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया आपका
वेवीनेस, ठीक है। यहाँ पर भी तो मान लो कहीं पे पीक होगा, वैली होगा, लेकिन जो ग्रेटर पीक और वैली से भी अगर ग्रेटर अगर पीक और वैली का मतलब बीच का गैप है, जिसको हम लोग यहाँ पे रफनेस विड्थ के नाम से दर्ज किए थे, और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेवीनेस हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या बोलता है कि ये सरफेस की वो इरेगुलरिटीज़ होती है जो ग्रेटर होती है स्पेसिंग देन द ऑफ रफनेस विड्थ, मतलब रफनेस विड्थ से बड़ा कौन होता है, वेबीनेस होता है। ये डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द वेबीनेस एंड इट्स विड्थ। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें वेबीनेस की हाइट चाहिए और उसकी विड्थ चाहिए। द ग्रेटर, जितना ज़्यादा ग्रेटर द विड्थ होगा द स्मूदर इज़ द सरफेस। मतलब आप समझो नहीं यार कि मान लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से विड्थ मान लो अभी इसका क्या है, W है, और मान लो कोई इस तरीके से आ गया फिर दोबारा, तो आपको नहीं लगता कि विड्थ तो बढ़ गया लेकिन ये सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया, धीरे धीरे फ्लैट होते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा विड्थ तो रहेगा, वेव जो रहता है इस तरह वेव का जो कर्व जैसा दिखता है आपका रफनेस, तो उतना ही ज़्यादा ये स्मूदर होते चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। उसका बता द ग्रेटर द विड्थ द स्मूदर द सरफेस। ये समझ में आ गया। ले डायरेक्शन क्या था कि कोई भी अगर सरफेस है मान लो और उसमें इस तरीके से रफनेस है, तो जो अगर आप मशीनिंग का ऑपरेशन करते हो और ये सरफेस का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है, सरफेस का डायरेक्शन ये है, और उसकी आप ये परपेंडिकुलर सरफेस के अगर आप पैरेलली में अगर ये सरफेस है मान लो और इसका पैरेलल में जो मशीनिंग के जो दाग आ जाते हैं भैया, मशीनिंग से जो स्क्रैच आ जाता है उसको बोलते हैं क्या, ले। फ्लो क्या होता है, फ्लो मतलब किसी एक आध जगह आपको दिखेगा, मान लो ये आपको एक हर जगह नहीं दिखने वाला सरफेस में किसी एक आध जगह दिख जाएगा इस तरीके से, जो आपकी एक डिफेक्ट्स होती है उसका नाम बोल देते हैं क्या, फ्लो बोल देते हैं। तो यहीं पे एक टर्म लिखा हुआ रहता है ले डायरेक्शन। क्या होता है, इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड ऑन द वर्कपीस बाय द टूल मार्क्स। जो टूल मार्क्स वो जो आपको प्रोड्यूस हुए थे उसको हम लोग बोलते हैं कि ले डायरेक्शन। फ्लो क्या रहता है, ये सरफेस इरेगुलरिटीज में दैट आर प्रेजेंट विच आर रैंडम एंड देयरफॉर विल नॉट बी कंसिडर। ये रैंडम रहते हैं, कहीं यहाँ पर रहेगा एक सरफेस में मान लो एक तरह से धब्बा लगा हुआ है या कुछ मशीनिंग के कारण ही मान लो अगर हो गया है, लेकिन ये पैटर्न रेगुलर नहीं रहेगा। बट ले डायरेक्शन जो होता है ये मशीनिंग के कारण बहुत ज़्यादा मार्किंग आ जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ले जो होता है ना, ये आपको ले तो समझ में आ गया होगा कि भाई ले क्या होता है। ले क्या होता है, इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न, मतलब सरफेस जो रहती है उस पर एक ऐसा पैटर्न बन जाता है। और बनता क्यों है किसी भी वर्कपीस में वो पैटर्न, बाय द टूल मार्क। टूल में जो मार्किंग हो जाती है ना बहुत सारे, जब आप उसमें मशीनिंग का ऑपरेशन करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ले का डायरेक्शन बोलते हैं। तो ले डायरेक्शन या सरफेस के पैरेलल परपेंडिकुलर हो सकती है। ले डायरेक्शन जो होती है क्या हो सकती है, वो सरफेस का परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ये मान लो अगर सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इस तरीके से आप सरफेस को जिस तरीके से लेके चलते हो तो ये सरफेस की या तो पैरेलल ले लो, ठीक है, ये वाला अगर कंसिडर करोगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मान लो अगर ले का डायरेक्शन अगर होगा तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग अगर बहुत सारे अगर ऑपरेशन करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन किसी कंपोनेंट में करते हैं, चाहे सेपिंग कर लें, चाहे प्लेनिंग कर लें, चाहे हम लोग और भी नर्लिंग कर लें, हॉर्निंग कर लेंगे, तो आपको नहीं लगता कि सरफेस के जो मार्किंग है वो अलग अलग ऑपरेशन के कारण अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि ले का डायरेक्शन जो होता है किस तरीके से कहाँ पे शो करना है। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ पे पैरेलली जो है आपका दिख रहा है, यहाँ पे मशीनिंग के कारण मार्किंग हुआ है। तो उस कंडीशन में जो हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं भैया, ले का डायरेक्शन एक इस तरीके से क्या बना देना, ये वाला एक रूट में बनाना, इज इक्वल टू लगा देना। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा ले का जो बना हुआ है वो किस तरीके से बना होगा, वो पैरेलल में बना होगा, ठीक है, उस सरफेस के पैरेलल में बना होगा। और ये जो है इस तरीके से ले किस मशीनिंग ऑपरेशन में प्रोड्यूस होता है, तो वो शेपिंग में होता है और प्लेनिंग ऑपरेशन में होता है। जब हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, शेपिंग क्या होता है, प्लेनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ठीक है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मान लो अगर ये सरफेस है, ठीक है, इस कंडीशन में तो ये पैरेलल में था। अब ये देखो ये परपेंडिकुलर सरफेस का देखो ये 90 डिग्री में अगर मान लो इस तरीके से हो जाएगा तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। और ये प्लेनिंग या शेपिंग में भी इस तरीके से ऑपरेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। नर्लिंग हो चाहे हॉर्निंग के ऑपरेशन में देखो इस तरीके से क्या होता है भाई, ये ले एंगुलर इन बोथ डायरेक्शन सरफेस इज प्रोड्यूस बाय द नर्लिंग। मतलब ले डायरेक्शन जो होते हैं ना बोथ डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, एक डायरेक्शन ये वाला दिख रहा होगा और एक डायरेक्शन आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये आपका नर्लिंग या हॉर्निंग ऑपरेशन में होते हैं। तो ले को दिखाने के लिए एक रूट बनाना और क्रॉस लगा देना, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको मल्टी डायरेक्शन ले अगर मिल जा रहा है, वो कौन सा ऑपरेशन में मिलेंगे, ग्राइंडिंग में मिलेंगे, लेपिंग में मिलेंगे, फिनिशिंग में मिलेंगे। तो एम से याद रखना कि मल्टी डायरेक्शन के केस में ले को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। ये किसी भी कोई एक सरफेस होगा और इस सरफेस को हम लोग जूम करके जब देख रहे होंगे ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब देख रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से मशीनिंग का जो वहाँ पे मार्किंग मिला है, तो उस मार्किंग में जो उसका जो ले जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, तो भाई ये मल्टी डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये किस ऑपरेशन से हो सकता है,
फिनिशिंग या तो लेपिंग या तो ग्राइंडिंग हो सकता है, बस रूट के अंदर एम लगा दो। ये क्या भाई सर्कुलर ले बन रहा है, ये फेसिंग ऑपरेशन में बनेगा तो C4 सर्कुलर। ये भैया आर का मतलब क्या होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली रेडियल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द नॉमिनल सरफेस, तो उसको हम लोग कैपिटल आर से इस तरह से दिखाएंगे। अब देखो, अब मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, ये मान लो एक सरफेस है, उसमें हमको सारे पॉइंट अभी जितना भी चीज़ यहाँ पे पढ़े हो ना, तुम क्या क्या पढ़े हो देखो, आपने यहाँ पे पढ़ा भी रफनेस हाइट, रफनेस विड्थ कट ऑफ, आपने पढ़ा वेबीनेस, वेब की हाइट कितनी होती है, वेबीनेस स्पेसिंग क्या होता है। तो सारा चीज़ अगर हमको दिखाना रहेगा कि ले का डायरेक्शन कैसा नहीं है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे एक ही जगह पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उस सरफेस का रफनेस के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सरफेस रफनेस के ये सारे जो टर्म होते हैं मशीनिंग ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई हम लोग कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, जब उसका तो उसके पहले ही मैन्युफैक्चर को बता दिया जाएगा कि उस सरफेस में उसकी रफनेस कितनी रखनी है, उसकी वेबीनेस कैसा रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से रूट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या मिनिमम सरफेस रफनेस हाइट रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम सरफेस रफनेस हाइट रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेबीनेस हाइट रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेबीनेस विड्थ रहेगा, यहाँ पे कटअप रहेगा आपका वेबीनेस का, ये मैक्सिमम रफनेस विड्थ रहेगा। ये आपका ले का डायरेक्शन आपको समझ में आएगा कि ये क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस में, और ये कैसे होता था आपका स्पेस, आपका यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन से होता था, आपने यहाँ पे देखा होगा शेपिंग और प्लानिंग से होता था। तो मान लो यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, देखो कि एक इस तरीके से आपको बना के मान लो यहाँ पे छोड़ देगा भाई सरफेस रफनेस के बारे में, और यहाँ पे एक डेटा दे देगा, क्वेश्चन 4 को आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या रखते हैं, मतलब मिनिमम सरफेस रफनेस हाइट रखते हैं कि मैक्सिमम को रखते हैं कि मैक्सिमम वेबीनेस हाइट को रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इस वाले दोनों में जो है मिनिमम और मैक्सिमम सरफेस हाइट को रखते हैं। देखो ये हाइट में ऊंची तरफ जा रहे हैं ना, और ये देखो ये वेबीनेस मतलब समझते हैं कि ये भाई फ्लैट वेब है, तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम या तो मिनिमम जो आपका है वेबीनेस विड्थ को रख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलो ठीक है, हाइट का मैक्सिमम वेबीनेस और यहाँ पे विड्थ का मैक्सिमम वेबीनेस को इस वाले में यहाँ पे अब हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये और बीच सेंटर में क्या रहता है, तो सेंटर में ले का डायरेक्शन रहता है। क्लियर है, चलो आगे देखो। तो इस तरीके से हम लोग इंडिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर, अब सरफेस टेक्सचर मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक नोटेशन आता है, बेसिक कुछ सिम्बल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 लेग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ इंक्लाइंड एट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। आपको दिख रहा होगा ये अनइक्वल लेंथ होंगे और इनके बीच के जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ये कोई सरफेस के बारे में बता रहा होगा। तो ये जो है एक बेसिक सिंबल होता है। तो मान लो अगर हमें इफ़ द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग ऑपरेशन से मान लो उस जो भी सरफेस में अगर हमने इस तरीके से लगा दिया होगा, इसका इंडिकेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें हमें मशीनिंग का ऑपरेशन करके हम लोग मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है। सर्कल लगा देंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ नॉट परमिटेड, मतलब भैया आप जो मटेरियल में अगर इस तरह से आपने सर्कल लगा दिया बीच में और अगर वो उसमें सरफेस टेक्सचर का नोटेशन को डिनोट कर रहा है तो आप मशीनिंग ऑपरेशन से वहाँ पे मटेरियल को तो रिमूव नहीं कर सकते हो। क्लियर है। व्हेन स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव टू बी इंडिकेटेड, अ लाइन इज एडेड टू द लॉन्गर आर्म ऑफ एनी ऑफ द एबव सिम्बल्स। इसके पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं पर भी ये लगाया नहीं गया, बट यहाँ पे लगाया गया है। जहाँ पर भी आपको ये दिख गया तो समझना वो स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है भैया, ये N1 N2 N3 ये जो जानते हो, ये जब भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो भी कंपनी रहती है तो उसको हम लोग एक रफनेस ग्रेड नंबर दे देते हैं कि भैया ये जो मटेरियल आप बना रहे हो उसका जो पर्टिकुलर कोई पार्ट रहेगा तो वो N1 ग्रेड का रहेगा कि N2 ग्रेड का रहेगा कि N3 ग्रेड का रहेगा। तो भाई ग्रेड से क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे ग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, रफनेस हाइट दिख रहा होगा, ठीक है, कि रफनेस कितना आप अलाउ कर रहे हो उसका 0.025 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू आपको पता होगा क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। क्लियर है। तो अगर मान लो यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिख गया तो 4 ट्राइंगल के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया भैया कि कौन कौन से रफनेस ग्रेड नंबर इसमें आते हैं, तो N1 N2 N3 आएगा, और 3 ट्राइंगल के अंदर N4 N5 N6, 2 ट्राइंगल में N7 N8 N9 और 1 ट्राइंगल में आएगा N10 N11 L12। अब देखना जितने भी सारे यहाँ पे सरफेस रफनेस जो आपको दिख रहा होगा ये एक दूसरे का हाफ है, जैसे जैसे जाओगे हाफ करते चले जाओ आपको ये पे सरफेस रफनेस आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ अगर कोई N7 आपको रफनेस ग्रेड नंबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेट रेफरेंस ग्रेड नंबर व्हाट इज़ द रफनेस, तो भैया रफनेस कितना होना चाहिए 1.6 माइक्रोन। तो ये अगर आप याद कर सकते हो तो याद अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम लोग इसको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में आए होंगे उसके हेल्प से हम लोग फिर जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो और भी सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना यार, मान लो कास्टिंग हो गया, मोल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, हाई प्रेशर कास्टिंग, हॉट रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजिंग,
फ्लेम कटिंग, सोइंग एंड चेपिंग, उसके बाद रेडियल कटअप सोइंग, हैंड ग्राइंडिंग, डिस्क ग्राइंडिंग, फिलिंग, प्लानिंग, उसके बाद ये सारे आपके शेपिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग एंड मिलिंग, बोरिंग, ये सब सारे आपके मशीनिंग ऑपरेशन हो गया। और इधर हम लोगों ने देखा भाई कि मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं। तो देखो इसमें साफ साफ ये बताया गया कि अगर मान लो कोई सैंड कास्टिंग की हेल्प से कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर किसी कंपोनेंट का सैंड कास्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसकी सरफेस रफनेस किसके बीच के रहने वाली थी। ये भैया आपको 5 से लेके 50 माइक्रोन, 5 से लेके 50 माइक्रोन जो है अगर आप सैंड कास्टिंग करोगे तो उसकी रफनेस किसके बीच रहने वाली है, 5 से 50। कोई भी एक रैंडम यहाँ पे एक फोर्जिंग ऑपरेशन ले लोगे तो फोर्जिंग ऑपरेशन इसका मतलब ये यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई सरफेस रफनेस जो रहने वाली है वो 1.6 माइक्रोन से लेके 28 माइक्रोन रहेगी। मतलब कि अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी सरफेस रफनेस आने वाली है दैट इज़ ऑलरेडी नोन। मतलब ये जब मान लो कोई भी प्रोसेस से हम लोग कोई कंपोनेंट को बनाए होंगे या मैन्युफैक्चर किए होंगे तो उसका जो सरफेस रेफरेंस को मेज़र किए होंगे तो वो इसी बीच में आए होंगे। इसीलिए इसका एक डेटा बना दिया गया होगा कि अगर सपोज आपने डिस्क ग्राइंडिंग किया होगा तो डिस्क ग्राइंडिंग अगर हम करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसमें सरफेस रफनेस उस कंपोनेंट में आने वाली है वो 1.6 माइक्रोन से लेकर 25 माइक्रोन तक आएगी। क्लियर है? चलो तो ये सारे आप देख सकते हो। उसके बाद वेबिनेस हाइट क्या था, वेबिनेस विड्थ क्या था, तो ये हम लोग सारा चीज़ पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या जियोमेट्रिक टॉलरेंस सिंबल, तो ये फ्लैटनेस के लिए क्या सिंबल होगा, स्ट्रेटनेस के लिए क्या सिंबल होगा, पैरेललिज्म के लिए सिंबल है, परपेंडिकुलरिटी के लिए सिंबल है आपका, एंगुलरिटी के लिए इस तरीके से होगा, पोजीशन के लिए सर्कुलरिटी हो गया, सिलेंड्रिसिटी हो गया, कॉन्सेंट्रिसिटी हो गया, प्रोफाइल हो गया और रनआउट के लिए। तो ये सब सारे सिंबल्स होते हैं भाई। सरफेस रफनेस मान लो सरफेस की जो कंडीशन है वो किस तरीके से है नहीं है, इन सारे सिंबल से भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है। अब इवेल्यूशन ऑफ सरफेस रफनेस, तो सरफेस की जो रफनेस होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए देयर इज़ अ मैनी मेथड्स। लाइक फर्स्ट नंबर में हम लोग देखने वाले सेंटर लाइन एवरेज और अरिथमेटिक मीन डेविएशन डिनोटेड एज RA। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको RG से डिनोट करेंगे, जिसमें हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल के हम लोग वहाँ पे सरफेस रफनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम पीक टू वैली रफनेस जिसमें HMAX निकालते हैं। द एवरेज ऑफ द 5 हाईएस्ट पीक एंड 5 डीपेस्ट वैली इन द सैंपल। उसका द एवरेज ऑफ लेवलिंग डेप्थ ऑफ द प्रोफाइल। तो ये सारे आपके मेथड्स होते हैं टू फाइंड आउट द सरफेस रफनेस। तो भैया सबसे पहले हम लोग तो डिटरमाइन करना कि मीन लाइन कैसे निकालेंगे। एक M सिस्टम होता है, देखो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये किसी कंपोनेंट का एक सरफेस का जो रफनेस जो है वो दिख रहा होगा और हमें निकालना कि भैया एवरेज सरफेस लाइन हमको किस तरीके से मीन लाइन निकालेंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये रिक्वायर्ड मीन लाइन है, मतलब ये वाला एक्चुअल मीन लाइन होगा और हमने एक एज्यूम कर लिया, पहले एक लाइन एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई Q1 दिख रहा होगा, P1 दिख रहा होगा, P2 दिख रहा होगा। मतलब मान लो सपोज़ ये वाला लाइन मैंने अभी एज्यूम किया, मुझे लगा कि ये जो है मीन लाइन होगा। तो भाई मीन लाइन एग्जैक्ट करेक्ट है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा। तो देखो जैसे आप मीन लाइन यहाँ पे डिनोट करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रफनेस है ये इसका देखो ये वाले सारे पार्ट आपको जो दिख रहे होंगे तो ये इसके अपर वाले पार्ट के एरिया और नीचे वाले पार्ट में आपको ये सारा दिख रहा होगा इसके एरिया। तो मतलब अगर अपर पार्ट के एरिया नीचे वाले पार्ट के एरिया दोनों अगर बराबर है दैट मीन्स व्हाट कि दिस इज़ द मीन लाइन ऑफ दिस सरफेस रफनेस। अगर ऐसा नहीं है तो इसी लाइन को हम लोग आगे पीछे करेंगे और पता लगाएंगे भैया कि कौन सा ऐसा लाइन है जहाँ पे उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद द एरिया ऑफ द सरफेस रफनेस अबव दिस लाइन इज़ 50% एंड बिलो दिस लाइन इज़ 50%। तो उसी लाइन को हम लोग बोल देते हैं क्या मीन लाइन बोलेंगे और ये निकाला जाता है M सिस्टम के हेल्प से। ये क्या बोलेगा, आफ्टर प्लॉटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स दिस लाइन इज शिफ्ट अप एंड डाउन, इसको अप एंड डाउन करते रहना है। एंड सच वे दैट 50% एरिया इज अबव द लाइन एंड 50% एरिया इज बिलो द लाइन। ये एक तरीका होता है भैया डिटरमाइन करने के लिए मीन लाइन इज एवरेज लाइन का। ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई डिटर्मिनेशन ऑफ मीन लाइन। देखना इसको समझना बड़े अच्छे से, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट ये आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा भैया कि स्फीयर है, एक गोला है। ठीक है। और सपोज दैट दिस इज द सरफेस रफनेस। ओके। नाउ वी नीड टू फाइंड द मीन लाइन। तो कैसे निकालेंगे भैया, बोले भैया कि ये जो आपको दिख रहा ना ये स्फीयर, इसको इस पर क्या करो रोल करवा दो। जैसे रोल करवाओगे ये जो इसको सेंटर पॉइंट है तो लोकस ऑफ सेंटर स्फीयर मान लो ये आपको एक मिल जाएगा। लोकस का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका सेंटर स्फीयर का सेंटर पॉइंट है वी आर नाउ लोकेटिंग दैट पॉइंट वेयर इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो उस पॉइंट को हम लोग लोकेट करते जा रहे हैं भैया कि किस तरीके से इसका पॉइंट भी मूव कर रहा है। सपोज दैट जब ये मूव कर गया तो कुछ इस तरीके से हमें ये लाइन मिल गया, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी। अब उसी तरीके से जब ये लाइन मिल गया ना भैया, तो ये जो आपको सरफेस रफनेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, तो इस लाइन को क्या करना है भाई, इस तरीके से ऐसे अरेंज करना है कि उसके ऊपर वाले एरिया नीचे वाले एरिया क्या रह जाए, 50% रह जाए। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे वो चीज़ बताया गया है। इस सिस्टम मीन्स व्हाट कि एनवेलप सिस्टम, स्फीयर ऑफ 25 mm। भैया ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि स्फीयर का डाया कितना रहेगा, 20 mm। डायमीटर इज रोल्ड ओवर द सरफेस एंड द लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज बीइंग ट्रेस्ड आउट कॉल्ड एनवेलप। जो हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं, उसको जो पीछा कर रहे हैं 170 से बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एनवेलप। दिस एनवेलप इज शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टिल द एरिया अबव द लाइन इज इक्वल टू द एरिया बिलो द लाइन। जैसे हमें ये वाली लाइन मिल जाती है भैया, देन दिस लाइन विल बी शिफ्टेड किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। टिल नाउ, कब तक करना है इसको हम लोग, जब तक कि ऊपर वाला इसका एरिया, जैसे कि भाई यहाँ पे ये जो मीन कर्व लाइन यहाँ तक हमने शिफ्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि अब आप जब यहाँ पे सरफेस रफनेस जो आपको मिला हुआ था उसके ऊपर के एरिया नीचे के एरिया जब देखोगे तो आपको यहाँ से बराबर मिलेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है इस मिड लाइन को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब देखो क्या भैया, नेक्स्ट अरिथमेटिक एवरेज जो होता है, इस तरीके से हम लोग कुछ कैलकुलेशन लगा के जो है निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक एवरेज के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, सेंटर लाइन एवरेज मेजर्ड फॉर स्पेसिफाइड एरिया एंड द फिगर्स आर एडेड together and the total is then divided by the number of measurements taken to the obtain the mean or arithmetical average। क्या बोल रहा है कि measure for a specified area, जितने भी सारे एरिया उसको मेजर करना है, एंड द फिगर्स आर एडेड टुगेदर, उसको टुगेदर एक साथ ऐड कर लेना है उसका। देन द टोटल इज देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, कितने आपके मेजरमेंट्स हैं उस एरिया को टोटल उस मेजरमेंट से डिवाइड कर देना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिकल एवरेज मिल जाएगी। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सेंटर लाइन एवरेज, CLA। कहीं तो फुल फॉर्म ही पूछ देगा, बताओ CLA क्या होता था। ये क्या होता है, सेंटर लाइन एवरेज निकालने का एक तरीका होता है। दिस इन इक्वेशन फॉर्म इज गिवन बाय, मतलब इस इक्वेशन को लगा के हम लोग सेंटर लाइन एवरेज निकाल सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था भाई, देखो M सिस्टम देखा था और E सिस्टम देखा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो RMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हेल्प से भी हम लोग सेंटर लाइन एवरेज जो है निकाल सकते हैं। The other parameters that is used sometimes is the root mean square value of the deviation in place of the arithmetic average। ठीक है, कि अरिथमेटिक के मतलब उसके बिहाफ में हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हेल्प से भी ये जो है सेंटर लाइन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपने टोटल कितने मेथड देख लिया भैया मेन लाइन को निकालने का। तो सबसे पहले आपने देखा M सिस्टम, E सिस्टम, अरिथमेटिक एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वाला। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है मीन लाइन तो निकाल लिया तुमने, अब सरफेस जो रफनेस होती है उसको मेजर कैसे करोगे, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो भाई उसको सिंपल सी आप ऑब्जर्वेशन एंड टच करके देख सकते हो। कोई सरफेस मान लो अगर आपको खुली आंखों से दिख जा रहा है कि भाई ये सरफेस रफ है कि नहीं है, तो एक ऑब्जर्वेशन कर लो या तो उसको टच कर लो हाथों से, उससे समझ में आ जाएगा। एक स्टाइलिश बेस्ड इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए। और एक होता है इंटरफेरोमेट्री, आपने देखा होगा इंटरफेरोमेट्री क्या होता है, दिस इज द टेक्निक इन विच लाइट इज यूज्ड। लाइट के हेल्प से हम लोग क्या सरफेस रफनेस को मेजर कर रहे थे, जो आपने लेक्चर नंबर 7 में ये पॉइंट क्लियर कर चुके हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में सिंपल सी बात है यार, ह्यूमन परसेप्शन इज हाईली रिलेटिव टू गिव द ह्यूमन टेस्टर अ रेफरेंस फॉर व्हाट दे आर टचिंग। कमर्शियल सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल। Comparison should be made against matched identical processes. One method of note is the fingernail assessment of roughness and touch method। भाई आप फिंगर का जो नेल होता है ना, नाखून जो आपके होते हैं, उससे भी आप टच करके आप देख सकते हो कि सरफेस आपका कितना रफ है या नहीं है। तो ये तो आपका हो गया भैया ऑब्जर्वेशन मेथड। अब स्टाइलिश इक्विपमेंट क्या हो गया, देखो इस तरीके से इक्विपमेंट रहेगा भैया, ये कुछ सरफेस रहेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बने हुए रहेंगे। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ओवर सरफेस, जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, और कुछ तरीके से ये स्टाइलिश रहता है इस वाले पॉइंट पे, और हम लोग यहाँ पे मेजर कर ले जाते हैं क्या, आपका सरफेस का जो रफनेस होता है। यहाँ पे देखो ये मीटर विथ 6 स्केल्स लगे हुए रहते हैं। जब इसको आप मेजर यहाँ पे इसको मूवमेंट करते हो ना, तो यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन वगैरह होता है। तो ये कुल एक तरीके से सेटअप होता है। बस आपको ये जानकारी रखना है कि हाँ भैया कि स्टाइलिश इक्विपमेंट के हेल्प से आप क्या मेजर कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिश इक्विपमेंट वी कैन मेजर सरफेस रफनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। अगर कहीं भी आपको सरफेस मेजरमेंट के ऑप्शन में अगर मान लो ये ऑप्शन भी रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सरफेस मेजरमेंट, तो भैया अगर स्टाइलिश इक्विपमेंट दे दिया तो उसको भी टिक लगा लेना। ठीक है,
चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। प्रोफिलोमीटर क्या होता है भैया? प्रोफिलोमीटर क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ सरफेस प्रोफाइल इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई इन इट्स रफनेस। मतलब वैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग मेजर करते हैं सरफेस प्रोफाइल इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई इट्स रफनेस। भाई सिंपल सी बात है, प्रोफिलोमीटर जो होती है, जब आप सरफेस रफनेस को मेजर करते हो तो इसको ये क्या कर क्वांटिफाई कर देता है, इसके रफनेस को। वर्टिकल रेजोल्यूशन इज यूजुअली इन द नैनोमीटर लेवल। वर्टिकल रेजोल्यूशन जो होती है 1 नैनोमीटर इक्वल, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर तक का जो होता है भैया, ये रफनेस जो होता है मेजर करके देता है आपको। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट प्रोफिलोमीटर्स, ये क्या होता है देखो, इसमें एक डायमंड स्टाइलस होता है, इज मूव्ड वर्टिकली इन कॉन्टैक्ट विद सैंपल। कोई भी अगर सैंपल रहेगा उसको वर्टिकली हमको मूव करते जाना है। मान लो ये सैंपल है, उसको डायमंड जो रहेगा आपका एक स्टाइलस, उसको वर्टिकली मूव करना है। एंड देन मूव्ड लेटरली, फिर उसको लेटरली भी मूव करना है अक्रॉस द सैंपल फॉर स्पेसिफाइड डिस्टेंस एंड स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब भैया फोर्स भी ज़्यादा नहीं लगाना, उसके लिए जो फोर्स होना चाहिए एक स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट में ही होना चाहिए। और प्रोफिलोमीटर कैन मेजर स्मॉल सरफेस वेरिएशन इन वर्टिकल स्टाइलस डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। द रेडियस ऑफ द डायमंड स्प्लस कितना होना चाहिए, 20 से लेके भैया 25 माइक्रोन, 20 नैनोमीटर से लेकर 25 माइक्रोन के बीच में डायमंड का जो स्टाइलस रहेगा उसकी रेडियस होनी चाहिए। इसमें क्या वर्टिकल और लेटरल जो है मोशन देता है किसका, डायमंड स्टाइलस का। और हम लोग यहाँ पे जो सरफेस की जो रफनेस है उसको मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आपको देखो नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट प्रोफिलोमीटर्स। भाई उसमें था कॉन्टैक्ट के साथ, तो इसमें नॉर्मल से होगी, सिंपल सी बात, ये इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। और कुछ यहाँ पे एडवांटेज आपको दिए होंगे किसके, ऑप्टिकल प्रोफिलोमीटर्स के। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सरफेस रफनेस की जो टेक्निक होती है सारी, कौन कौन तरीके से हम लोग पहले मीन लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सरफेस रफनेस की मेजरिंग की मेथड क्या होती है, कोई भी अगर सरफेस रफनेस है तो उसके सिंबल कौन कौन से होंगे, कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ले को किस तरीके से दिखाया जाता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपकी सरफेस रफनेस होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे टर्म निकल के आते हैं कि भाई सरफेस रफनेस जो होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, रफनेस हाइट किसको बोलेंगे, रफनेस स्पेस किसको बोलेंगे, वेबिनेस कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रोफाइल कौन सा वाला टर्म है, ले किसको बोलेंगे, ये जो आपकी मशीनिंग के कारण मार्किंग हो जाती है सरफेस में उसको ले बोलेंगे, ठीक है। फ्लो जो होती है भैया रैंडम होती है किसी भी सरफेस पर मार्किंग, बट ये इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो चलो इस तरीके से आपको ये वाला जो टॉपिक रह गया भैया सरफेस मेजरमेंट वाला वो क्लियर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने जो है ऑप्टिकल मेजरमेंट में भी सरफेस रफनेस को किस तरीके से मेजर करेंगे, अलग अलग मेथड वहाँ पे देखा हुआ था। और इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते होंगे वो जब हम लोग 100 टॉप क्वेश्चन ऑफ मेट्रोलॉजी का डिस्कस करेंगे तो उसमें सारे कवर कर लेंगे। यहाँ आपको एटलीस्ट ये सारे आइडिया हो गया होगा कि भाई हाँ सरफेस जो होती है रफनेस होती है तो उसमें वेब होता है, और उसको नोटेशन करने के लिए कहाँ पर किस तरीके से कहाँ पे आपका मिनिमम हाइट रहेगा, कहाँ पे मैक्सिमम हाइट रहेगा, वेब का आपका जो मैक्सिमम विड्थ रहता है वो कहाँ पे रहेगा, ले का जो डायरेक्शन अगर है किस तरीके से रहेगा तो उसको कैसे डिनोट करना है, वो आपका रूट के अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा, ये सब सारा चीज़ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखे हो, ठीक है। और मीन लाइन एवरेज के लिए आपने एम सिस्टम देखा कि भाई एक मीन लाइन ड्रॉ करके उसको ऊपर नीचे तब तक करेंगे जब तक उसमें जो है उसकी जो एरिया है उस रफनेस वाले की 50% एबव और 50% नीचे नहीं आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले लेक्चर 9 में क्या डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेट्रोलॉजी के में जो आपके यूज़ होते हैं। सपोज़ क्या क्या प्लग गेज, लिमिट गेज के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन जो आपका RRB जी में पूछा भी गया है कि बता प्लग गेज जो होता है क्यों यूज़ करेंगे, तो फॉर मेजरिंग डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन बोल सकते हो आप, होल को मेजर करने के लिए प्लग गेज का यूज़ करते हैं। रिंग गेज भाई क्यों यूज़ करते हो, तो रिंग गेज फॉर आउटर डायमेंशन को अगर मेजर करना तो रिंग गेज का यूज़ करेंगे। रिंग गेज का मतलब भैया अगर शाफ्ट का डाया मेजर करना तो रिंग गेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कुछ लिमिटिंग गेज होते हैं। इस प्लग गेज में भी भैया जो एक होता देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास में, इसमें गो गेज रहता है, नो गो गेज। मतलब गो से समझ में आता है कि अगर जो चीज़ हम लोग मेजर कर रहे हैं, सपोज इंटरनल थ्रेड का अगर डाया को मेजर कर रहे हैं, अगर वो अंदर चला गया गो वाले से जब मेजर करेंगे तो भैया बोलेंगे भैया ये जो मेरा डायमेंशन है उस इंटरनल थ्रेड का वो करेक्ट है। अगर नो गो में क्या होना चाहिए, वो अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ मिसलेनियस हम लोग देखने वाले इंस्ट्रूमेंट, जैसे ऑटो कोलिमेटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो कोलिमेटर का भैया क्यों यूज़ किया जाता है। तो याद रखना इसको यूज़ किया जाता है फ्लैटनेस मेजरमेंट के लिए, कि मेरा सरफेस कितना फ्लैट है नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ऑटो कोलिमेटर वी कैन मेजर। क्लियर है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। चलो अगर जो आपके मन में डाउट्स होते हैं वो क्वेश्चंस
जो आपका कमेंट्स है, कमेंट में आप लोग क्या करना, वो सारे डाउट्स को एक जगह रखना। उसके बाद जो है सारे बंदों की जो कमेंट्स में आपके डाउट्स आएंगे उसका एक अलग से सेशन रखेंगे और वहाँ पे सारे आपको डाउट्स जो है क्लियर करेंगे। और लेक्चर का पीडीएफ का जो नोट्स होगा टेलीग्राम पे जाना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। और उस पर क्यूज़ जो मिलते हैं ना, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना यार, क्योंकि वो सारे क्यूज़ में जो ऐड करता हूँ वो सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है आए होंगे, उसी को मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ। और कोई भी अगर डाउट रहेगा मन में भैया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।